नमस्कार। बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, फिर भी सूबे की सियासत चरम पर। मौजूदा राजनीतिक माहौल को लेकर जनता के मूड को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला विस चुनाव एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। एक हालिया सर्वे में सत्ताधारी महायुति सरकार से बेदखल होती नजर आ रही है। लोक पोल सर्वेक्षण के अनुसार लोकसभा चुनाव में बुरी स्थिति के बाद महायुति को विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। सर्वे के मुताबिक महाविकास आघाड़ी को 141 से 154 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि उन्हें 41 से 44% वोट मिलने की संभावना है। वहीं महायुति को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं और उनका वोट प्रतिशत 38 से 41% के बीच हो सकता है। अन्य पार्टियों और निर्दलीयों को 5 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जिनके खाते में 15 से 18% वोट जा सकते हैं। सर्वे के मुताबिक क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो ठाणे कोंकण क्षेत्र में महायुति महाविकास आघाड़ी से आगे रहेगी, जबकि खानदेश में दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। विदर्भ, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी का बोलबाला रहने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में भी इन क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। सर्वे की माने तो विदर्भ क्षेत्र में महायुति को सिर्फ 15 से 20 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी को 40 से 45 सीटें मिल सकती है। खानदेश में दोनों को 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। ठाणे कोंकण में महायुति को 25 से 30 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 5 से 10 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान है। मुंबई में महाविकास आघाड़ी 20 से 25 सीटें जीत सकती हैं, जबकि महायुति 10 से 15 सीटें जीत सकती है। पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 30 से 35 सीटें जीत सकती है। वहीं महायुति को 20 से 25 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी को 25 से 30 और महायुति को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी महायुति की स्थिति काफी खराब थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से महायुति को केवल 17 सीटें मिली थी। हालिया सर्वे के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां सत्ताधारी महायुति को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव में जीतने की ओर बढ़ रही है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जनता किसे सूबे का सिरमौर बनाती है। बढ़ते अगली खबर की और। खबर उत्तर प्रदेश से, और बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो स्वाभाविक है कि मसला जो है योगी आदित्यनाथ के बयान से भी जुड़ा होगा ही होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी ने भी बेटी पर गंदी नजर डाली तो वह अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा। राह चलती बेटी पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे। बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उनका चौराहों पर जुलूस निकलवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने को कटिबद्ध है। अपराधियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि माफिया अगर सिर उठाने का काम करेगा तो उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ योगी ने यह भी कहा कि जो बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो माफिया के सामने कभी नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। अखिलेश पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। ये दंगाइयों और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे? इन्हें बुलडोजर देखते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। योगी ने यहाँ तक कहा कि हमने पहले भी लोगों से कहा था कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। हम सुरक्षा और सम्मान सबको देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं माफियाओं ने राजूपाल की हत्या की थी। राजूपाल एक गरीब परिवार से था, विधायक था, लेकिन किस निर्ममता के साथ उसकी हत्या हो गई थी उस समय इन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा था। इन्हें अपनी कुर्सी की चिंता थी। राजूपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे लोग मारे जाते हैं। ये जो जाति जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो टीपू सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ कर आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। इन माफियाओं को गले का हार बनाकर रखते थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले महीने एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में
और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हड़ताली डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टरों ने फिलहाल काम पर नहीं लौटने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा था। इस बीच हड़ताली डॉक्टरों ने राज्य सरकार से भी बातचीत नहीं की। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आंदोलन कर रहे छात्रों को आज शाम 5 बजे तक काम पर वापस आ जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाम 5 बजे तक इंतजार किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि 10 डॉक्टरों से बातचीत की जाए। इसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से शाम 6:10 पर हड़ताली डॉक्टरों को बातचीत के लिए नबन्ना के लिए ईमेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय के दफ्तर में उनका इंतजार किया ताकि गतिरोध दूर किया जा सके और समाधान निकाला जा सके, लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टरों की ओर से कोई जवाब ना आया और ना ही कोई मुलाकात करने आया। शाम 7:30 बजे सीएम बनर्जी फिर नबन्ना परिसर से चली गई। बट मुख्यमंत्री बनर्जी हमेशा जूनियर डॉक्टरों से अपने काम पर लौटने का अनुरोध करती रही हैं, लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टर जिद पर अड़े। इस बीच आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने शाम 5 बजे तक काम पर लौटने संबंधी अदालती निर्देश की अवज्ञा करते हुए कहा कि वे अपनी मांगे पूरी होने और आरजी कर अस्पताल घटना की पीड़िता को न्याय मिलने तक ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। शीर्ष अदालत ने एक दिन पहले प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायालय ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद दिया था कि काम पर लौटने पर प्रदर्शनकारी चिकित्सकों के खिलाफ दंडात्मक तबादलों सहित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आंदोलनकारी चिकित्सकों में से कुछ एक डॉक्टरों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होने के कारण हम काम बंद रखेंगे। हमने राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को शाम 5 बजे तक पद से हटने को कहा था। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जूनियर डॉक्टरों ने 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक का शव मिलने के कुछ घंटे बाद काम करना बंद कर दिया था। आज की आखिरी खबर, वायुसेना स्टेशन श्रीनगर पर तैनात महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने रेप का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर सीनियर अधिकारी विंग कमांडर के खिलाफ यौन और मानसिक उत्पीड़न करने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना बड़गांव में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत आरोपी विंग कमांडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटना 31 दिसंबर 2023 की रात को श्रीनगर के वायुसेना स्टेशन में नए साल की पार्टी के दौरान हुई थी। महिला ने शिकायत में कहा कि पार्टी के बाद स्टेशन पर विंग कमांडर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको गिफ्ट मिला है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मिला है, तो उसने मुझे अपने कमरे में आने को कहा जहां बहुत से उपहार रखे हुए थे। जैसे ही मैं उसके साथ कमरे में आई, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। मैंने उसे रोकने की बार बार अपील की। मेरे विरोध करने के बावजूद वह नहीं माना और मेरा यौन उत्पीड़न किया। महिला अधिकारी ने अपने शिकायत में विंग कमांडर पर अपने कमरे में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़ित महिला अधिकारी ने 5 अन्य अधिकारियों पर जांच में गड़बड़ी, पीछा करने, उत्पीड़न और मानसिक यातना देने का भी आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत के बाद जेएनके पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। तो ये थी आज की बुलेटिन की अहम खबरें। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए न्यूज़ ट्रायल भारत पर बने रहिए। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए पटना बिहार से। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल
नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्राइब भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्राइब भारत।